हेलो दोस्तों, वेलकम टू चहल एकेडमी एंड टुडे इज 19th ऑफ जुलाई 2023। सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो द हिंदू के अंदर मौजूद हैं, आइए उसका डिटेल्ड एनालिसिस 360 डिग्री कवरेज स्टार्ट करते हैं और एक एक करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए जो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज पे आज कोई भी बहुत ज़्यादा काम की न्यूज़ तो नहीं आई है। ये सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है, जैसे अपोजिशन टीम इंडिया टू टेक ऑन एनडीए। अभी अपोजिशन ने जितने भी भारत के अंदर अपोजिशन पार्टीज हैं, यानी कि जो रूलिंग के अगेंस्ट हैं, वो ये बोल रही हैं कि बीजेपी को अब 2024 में दोबारा नहीं आना चाहिए। उसके लिए एक पूरा का पूरा कोलिएशन यानी एक गुट बना लिया है, एक ग्रुप बना लिया है और उस ग्रुप का नाम रखा है इंडिया ग्रुप। तो वो बोल रहे हैं कि अब एनडीए से लड़ने के लिए इंडिया आ रहा है, यानी अब ये इंडिया ग्रुप लड़ाई करेगा और ये एक कोलिएशन है जो सब लोग मिलकर के फाइट करेंगे और चाहते हैं कि 2024 के इलेक्शन में दोबारा से बीजेपी यानी एनडीए की सरकार ना बने। बट ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। के आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोलिएशंस ऑफ नेगेटिविटी नेवर सक्सेसफुल सेज पीएम। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या इस पर टिप्पणी आई है या फिर इस पर क्या रिप्लाई रहा है? उन्होंने कहा है ये जो कोलिएशंस होते हैं, यानी कि सब मिलकर के भी अगर मेरे अगेंस्ट क्यों ना हो जाएं या फिर इस विचारधारा को प्रमोट क्यों ना करें, मैं लोगों के दिल में बसता हूं तो 100% मैं दोबारा आऊंगा और ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। यूपीएससी के रेलिवेंट यहाँ पे कुछ भी काम का नहीं मिलेगा आज आपको। अब चलते हैं यूपीएससी रेलिवेंट कहाँ पे आपसे पूछ सकता है। दोस्तों ये न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। PS1 हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से आप इसको रिलेट करें। अ फैसिनेटिंग फ्यूजन ऑफ रॉक आर्ट इन आंध्र प्रदेश, रुद्रगिरी। अभी देखिए रुद्रगिरी एक हिलॉक है, यानी कि हिल वाला एरिया है और वहां पे आप देखेंगे कि जो रुद्रगिरी है वहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर एक रॉक कट यानी कि प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड। अभी प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड किसको बोलते हैं हम लोग? वो वाली हिस्ट्री जब हम लोग ये बोलते हैं कि कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मौजूद था। जब मैं हिस्ट्री को डिवाइड करता हूं तो मैं बोलता हूं प्री हिस्टोरिक एंड पोस्ट हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक का मतलब ऐसी हिस्ट्री जहाँ पे हिस्ट्री तो है, यानी कि हमको एविडेंस तो है हिस्ट्री के, जैसे वहाँ पे हो सकता है एविडेंस के रूप में स्टोन्स मौजूद हों, पेंटिंग्स मौजूद हों, केव्स मौजूद हों, रॉक कट केव्स मौजूद हों, टेम्पल आर्किटेक्चर वाली चीज़ें मौजूद हों, स्कल्पचर्स मौजूद हों, परंतु कोई रिटन एविडेंस नहीं मौजूद होता है। तो ऐसा बोला जाता है कि प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में मतलब उस समय की जहाँ पे कोई भी लिखित चीज नहीं थी, उस समय की एक पेंटिंग मिली है और वो पेंटिंग कहाँ मिली है? आंध्र प्रदेश के अंदर। यही आर्टिकल बताता है। फिर ये बताता है जो ये साइट है ये फैसिनेटिंग कॉम्बिनेशन है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। अब देखो पेंटिंग्स के भी कई सारे तरीके हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं पेट्रोग्लिफ्स। पेट्रोग्लिफ्स क्या है कि जब आप एक रॉक पर क्या बना रहे हैं, मान लीजिए पत्थर से या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से उस रॉक के अंदर एक एब्रेजन कर रहे हैं, यानी कि कुछ खोद रहे हैं और उसके बाद अगर उसमें आप पेंट डालते हैं या फिर उसके बाद आप एक पेंटिंग क्रिएट करते हैं तो उसे बोलते हैं रॉक कट पेंटिंग्स। अभी रॉक कट पेंटिंग्स यानी कि रॉक में कट करा है आपने और उसके बाद पेंट किया है, जैसे हम भीम बेटिका केव्स में बोलते हैं जो मध्य प्रदेश में है। तो आप जानते हैं कि वहां पर भी इस तरीके की चीजें मौजूद हैं और आंध्रा में भी ये टाइम पीरियड की मिली है। एक और तरीके की पेंटिंग होती है जिसमें आप नॉर्मली सरफेस पे क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। अभी पेंट कर देते का मतलब क्या है? सरफेस है पत्थर का और उस पर आपने डायरेक्टली पेंट कर दिया। अब आप बोलो पेंट कैसे होता था उस समय? सो देयर वर लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि एनिमल के ब्लड से भी पेंट करा गया है और ब्रशेस के रूप में जो धागे होते हैं या फिर बाल होते हैं या जो भी हेयर्स होते हैं एनिमल के, उनको ब्रशेस के रूप में इस्तेमाल करके पेंट किया जाता था। और एक होता है जियोलिफ, यानी कि एक इस तरीके का स्ट्रक्चर जो आप अर्थ के ऊपर या फिर एक लैंड के ऊपर एक डायग्राम या ड्राइंग क्रिएट करते हैं, पेंटिंग क्रिएट करते हैं, जैसे नास्का लाइंस या नास्का पेंटिंग्स जिसे हम कहते हैं। अब बात क्या हो रही है? ये किस समय की बात है? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग मिली है फ्रॉम द मेसोलिथिक पीरियड एंड एक्विजिटिव आर्टवर्क फ्रॉम काकतीय डायनेस्टी।
अभी देखिए काकतीय डायनेस्टी, आप आर्ट एंड कल्चर में या फिर आप जब एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं तो काकतीय डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। काकतीय डायनेस्टी के टाइम की बात है और मिजोलिथिक पीरियड की बात है। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ मिजोलिथिक और ये सब क्या बोला जा रहा है। देखिए प्री हिस्टोरिक कल्चर्स यानी कि प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड को हम 5 रूप से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पेलियोलिथिक, एक होता है मिजोलिथिक, एक होता है नियोलिथिक। ये तीनों स्टोन एज का पार्ट है, यानी ये वो एरा है हिस्ट्री में जब सब कुछ स्टोन पर होता था, यानी कि स्टोन एज एरा। जो हम लोग बात करते हैं अर्ली आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की या फिर हड़प्पा या मोहनजोदारो की, उस स्टोन एज की बात हो रही है या फिर उससे भी पुरानी एज की यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट आता है चालकोलिथिक। अभी देखिए चालकोलिथिक क्या है, ब्रॉन्ज एज, कॉपर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा यहाँ हुआ है तो ब्रॉन्ज एज के रूप में जानते हैं। और इसके बाद की जो टाइम पीरियड आता है उसे बोलते हैं आयरन एज। आयरन इंट्रोड्यूस हो जाता है, आयरन की फाउंडिंग हो जाती है। सो आप जान सकते हैं कि ये पांचों को हम लोग प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में काउंट करते हैं। देखिए इनका कुछ टाइम पीरियड भी है अप्रोक्सीमेटली, कई बार आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। मैंने सिर्फ अप्रोक्सीमेटली टाइम पीरियड यहाँ पे मेंशन करे हैं समझाने के लिए, किताबों के अंदर हो सकता है स्पेसिफिकली कुछ और लिखा हो। तो पेलियोलिथिक को बोलते हैं 2 मिलियन से लेके 10,000 बीसी तक, मिजोलिथिक 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक, नियोलिथिक 8,000 बीसी से 4,000 बीसी तक, फिर चालकोलिथिक आता है आपका 4,000 बीसी से 1,500 बीसी तक, और आयरन एज फाइनली 1,500 बीसी से 6,000 बीसी तक। ये है आपकी आयरन एज। तो आप बोल सकते हैं कि जो एरियाज आप एंशिएंट इंडिया में पढ़ते हैं, चाहे वो मोहनजोदारो है या हड़प्पा है या इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और उससे पहले का टाइम पीरियड जब सब कुछ स्टोन्स पर होता था, ये वो वाला टाइम पीरियड है और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मिजोलिथिक यानी कि प्री हिस्टोरिक में भी मिजोलिथिक वाले टाइम पीरियड से आपको पेंटिंग्स मिलती हैं। अब इस पेंटिंग में काकतीय डायनेस्टी की जो पेंटिंग्स हैं, देखिए ये क्या बोला जा रहा है कि ये कहाँ मिली है, रॉक शेल्टर्स में मिली है, नेचुरली फॉर्म्ड रॉक शेल्टर्स। ये बनाए नहीं गए हैं, यानी कि पहाड़ों में आप लोगों ने खोद करके या पत्थरों को तोड़ करके शेल्टर्स नहीं बनाए, नेचुरली फॉर्म हो जाते हैं। और ऐसे नेचुरली प्राकृतिक रूप से बने हुए जो शेल्टर्स हैं, वहां पर बोला गया है मिजोलिथिक एज में ये शेल्टर्स का काम करते थे। शेल्टर्स यानी कि लोग यहाँ पे रहते थे, अपना एक जैसे हम कह सकते हैं घरों की तरह इस्तेमाल किया जाता था, इसको रहने के पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जब वो लोग वहाँ रहते थे तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वहाँ पे लोग रहेंगे तो उन्होंने अपनी पेंटिंग भी करी, क्योंकि आप जानते हैं आर्ट एंड कल्चर भी वहाँ से उभरा है। पेंटिंग देख सकते हैं आप किस तरीके की है, मैं जूम कर देता हूँ, एक बार आप देख सकते हैं। अब ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग क्या डिपिक्ट कर रही है, इंटेंस बैटल बिटवीन दी वानरा ब्रदर्स। अब आप जानते होंगे द एपिक रामायणा, रामायणा के अंदर एक ऐसा इवेंट आता है या एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब बाली और सुग्रीव के बीच में एक युद्ध होता है। युद्ध किस चीज का होता है ये भी आप जानते हैं, युद्ध होता है कि किष्किंधा का राजा कौन माना जाएगा, और उसके लिए दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, जिसमें बाली विजयी होता है, फिर दोबारा लड़ते हैं। और जब आप जानते हैं कि जो राम जी हैं वो अपना तीर मारते हैं और बाली का वध करते हैं, तो वो एक हिस्टोरिक टाइम पीरियड की जो चीज़ है यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे डिपिक्ट करने की कोशिश करी गई है। फिर देखिए मिडल केव, तो फर्स्ट केव में क्या है आपका, ऑब्वियसली वानरा ब्रदर्स जो वाली और सुग्रीव का युद्ध है उसकी बात करी गई है। मिडल केव में क्या है, एक ग्रैंड स्केच है हनुमान जी का, जहां पे ये बोला गया है, देखिए पूंछ, शंख एंड द फायर ऑल्टर यज्ञ वेदी कैप्चर्स द विजिटर्स अटेंशन। मतलब एक ग्रैंड सी पिक्चर बना रखी है जहां पे हनुमान जी की, और वो हाथ में शंख लिए बजा रहे हैं और सामने एक आग जल रही है, यानी ऑल्टर है या हवन हो रहा है, इस तरीके से डिपिक्ट करा गया है। फिर देखिए हनुमान इज डिपिक्टेड कैरिंग द संजीवनी हिल इन हिज हैंड सिंबलाइजिंग हिज मिशन टू सेव लक्ष्मण लाइफ। ये वाला इवेंट भी आप जानते होंगे, रामायण के अंदर बोला गया हनुमान जी लेकर के आए थे क्या, संजीवनी बूटी, किस चीज के लिए लाए थे, ताकि लक्ष्मण जी की जो प्राण है, जो समय है, उस समय निर्धारित होने वाला है या समय के अंदर अंदर वो संजीवनी बूटी को लेकर के आए और उनके प्राणों की रक्षा करी। उसी चीज को डिपिक्ट भी करा गया है यहाँ पर।
जो थर्ड केव है वो क्या बताता है, काकतीय आर्टिस्ट शोज द सेम रॉक शेल्टर टू सुपर इम्पोज द एलिगेंट फिगर ऑफ हनुमान हु इज पोर्ट्रेट इन अ यूनिक अंजलि पोस्चर फोल्डिंग हिज हैंड इन अ डिवाइन ऑफरिंग। अभी अंजलि पोस्चर आप जानते होंगे, ये वाला जो पोस्चर होता है अंजलि पोस्चर होता है, और वो बोल रहे हैं इस एक पूरे के पूरे थर्ड वाला जो केव है उसमें इस तरीके से हनुमान जी को डिपिक्ट करा गया है, यानी कि रामायण को डिपिक्ट करा गया है। और इस तरीके का रॉक कट आर्किटेक्चर, यानी कि ये पेंटिंग्स हमें कहाँ मिली हैं, आंध्रा में मिली हैं, रुद्रगिरी में मिली हैं, और इसी के ऊपर ये पूरी की पूरी है। आई होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन प्रोब एजेंसीज शुड नॉट अलाउ पॉलिटिक्स टू कलर देयर इन्वेस्टिगेशन। ये पूरा आर्टिकल किस चीज पर बेस्ड है मैं आपको एक समराइज कर देता हूं, आप इसको किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। बट हाँ, गवर्नेंस के ऊपर बात करी जा रही है, यहां पर बात करी जा रही है ट्रांसपेरेंसी की, यहां पर बात करी जा रही है अकाउंटेबिलिटी। आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और ऐसी NIA, राइट, ऐसी कई सारी एजेंसीज हैं अलग अलग रिलेटेड, अलग अलग काम पर ये सारी एजेंसीज काम करती हैं, या इनका जो वर्किंग है वो अलग अलग फील्ड्स में है। बट आप बोला जाता है एजेंसीज हैं, ये किसका टूल है, ये सरकार का टूल है, यानी सेंटर गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं। और ये एक्चुअल में कुछ आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, या बाकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। बट हाँ, बात ये हो रही है कि मिनिस्टर्स कंट्रोल करते हैं, और कौन से मिनिस्टर्स, सेंटर मिनिस्टर्स कंट्रोल करते हैं इन एजेंसीज को। दे आर अकाउंटेबल टू दी सेंटर। सेंटर इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। दोस्तों, किस तरीके का टूल की बात करी जा रही है, अपने पॉलिटिक्स, यानी कि अगर वो चाहता है किसी इंसान को परेशान करना तो उस पे CBI बिठा देता है, किसी इंसान को परेशान करना या किसी पार्टी को बदनाम करना या इलेक्शन से पहले कुछ भी करना तो वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से रेड पड़वा देता है, इनकम टैक्स के जो ऑफिशियल्स हैं वो रेड करते हैं। ऐसा बोला गया है कि जो ED, NIA, ये जितनी भी एजेंसीज हैं ये क्या सही से काम कर रही हैं? जी नहीं, ये इस ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं। और यही बात वो बोलना चाह रहे हैं, जो राइटर हैं वो ये बात बोलना चाह रहे हैं कि आप सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन क्यों करते हो, मतलब कुछ ही लोगों पर क्यों करते हो। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कुछ भी करते हैं, करिए ना, एक या दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति, और वो भी वही पार्टी जो अभी अपोजिशन में है या रूलिंग में है या फिर आना चाहती है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब पॉलिटिक्स शुड नॉट ओवरशैडो योर लॉ। लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी ने धांधलेबाजी करी है, करप्शन करा है, कुछ भी किया है, तो आप उसके तहत जो भी लॉ में सजा दी गई है उसे दो, चाहे वो फिर पार्टी का हो चाहे नॉन पार्टी का मेंबर हो। बट यहां पे बोला जा रहा है सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन होता है, मतलब उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाता है, जान करके टारगेट किया जाता है। अभी ये टारगेट पे किस बात पे बोल रहे हैं, देखिए पूरा का पूरा आर्टिकल सेंथिल बालाजी के ऊपर। तो तमिलनाडु में जो सेंथिल बालाजी हैं, वी सेंथिल बालाजी, उनके ऊपर बात करी जा रही है। या फिर यहाँ पे एक और व्यक्ति की बात करी जा रही है जिनको बोलते हैं के पॉनमुडी। तो के पॉनमुडी हो चाहे वो सेंथिल बालाजी हो, इनके ऊपर टारगेट्स जो करे जा रहे हैं। तो राइटर कहते हैं कि ठीक है, आप लोगों ने कोर्ट्स में अपने उनकी रिमांड की बात करी या कस्टडी की बात करी, और कोर्ट अगर वो सब दे रही है तो उसने फैक्ट्स तो पड़े ही होंगे। इसका मतलब आपने कुछ फैक्ट्स मौजूद करे हैं कोर्ट्स के सामने। हम समझ पा रहे हैं कि इनिशियल प्राइमा फेसी, ऊपर ऊपर से देखने पे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ क्राइम किया है, बट मेरे को सेलेक्टिव प्रोसिक्यूशन वाली फीलिंग आ रही है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी एविडेंस को पब्लिक डोमेन में नहीं रखते हैं। पब्लिक डोमेन में कर दो ना सारे एविडेंस को, तब लोग डिसाइड करेंगे, तब आप अपने आप को क्रेडिबल घोषित कर सकते हो। तो वो क्या बोल रहे हैं, उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन में पॉलिटिक्स वाला जो रंग है उसको नहीं लगाना है, लॉ वाले रंग को लगाओ। जो व्यक्ति गलत है उसको गलत तरीके से ट्रीट किया जाए और सही तरीके के लॉ उस पर अप्लाई करे जाएं, परंतु पॉलिटिक्स का रूप नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट कम एज अ टूल फॉर दी पॉलिटिशियंस कि वो किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। पूरे का पूरा आर्टिकल इसी चीज पे बेस्ड है कि अगर ये एजेंसीज, जो शक मुझे भी हो रहा है या वो शक जो आपको भी हो रहा है, ऐसे कुछ शकों को या फिर इस तरीके की विचारधारा को जो लोग आज उन एजेंसीज के बारे में बना चुके हैं, क्योंकि समय समय पर ये क्रिटिसाइज किया जाता है इन एजेंसीज को, ये एक पॉलिटिकल वेपन बन चुके हैं आज के डेट में, एक तरीके का एक टूल बन चुके हैं, या फिर एक पैरट बन चुके हैं। पैरट का मतलब ये वो तोते हैं जिनको
सेंटर बोलता है तो ये बोलते हैं, नहीं तो नहीं बोलते हैं। आप समझ पा रहे होंगे इस तरीके की विचारधारा अगर ये एजेंसीज अपने नाम से हटाना चाहती हैं या फिर इस तरीके के दागों को मिटाना चाहती है तो एविडेंस को लाए और अपने आप को क्रेडिबल घोषित कराने के लिए आपको फेयरनेस पे काम करना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी पे काम करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी पे काम करना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में लोग इन एजेंसी से डरे ना, ताकि फ्यूचर में ये जो एजेंसीज हैं इनके लोगों के प्रति भी लोगों की एक अच्छी छवि बने और वो रिस्पेक्ट कर सकें। उसी चीज के लिए पूरा का पूरा आर्टिकल आपको बताया गया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। इंडिया फ्रांस एंड व्हाट कीप्स देयर टाइज टिकिंग। आईआर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि इसमें एक टाइमलाइन दिया गया है। अगर यूपीएससी पूछेगा तो इंडो फ्रांस का रिलेशनशिप पूछेगा, जो मैं अर्लियर वीडियो में कवर कर चुका हूँ। सिग्निफिकेंस क्या है इंडो फ्रांस का, या फिर इश्यूज क्या है, कॉपरेशन क्या है, एंड फाइनली वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, वो यूपीएससी पूछ सकता है। बट अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इस आर्टिकल का जिस्ट क्या है या इस आर्टिकल की समरी क्या है, तो वो सुन लीजिए। देखो आर्टिकल की स्टार्टिंग करते हैं जो राइटर हैं कि 1998 में इंडिया ने फ्रांस को एक ऐसी टफ स्पॉट पर ला करके खड़ा कर दिया था जिसकी वजह से सारा का सारा का पूरा जो विश्व वो हिल गया, या फिर हम दोनों के जो रिश्ते हैं उसकी नींव या उसकी जो पकड़ है वो उस समय पता चली जब 1998 से पहले आप देखेंगे क्या बोलते हैं कि फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट हैं चिराक, उनको हम चीफ गेस्ट बुलाते हैं रिपब्लिक डे पे। अब ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है, हम फ्रेंच के प्रेसिडेंट को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाते हैं और यहां पर रिपब्लिक डे 26 जनवरी पे आप मनाते हैं और वहां पे बुलाते हैं। और उसके बाद कौन बुलाते हैं, उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर रहे आई.के. गुजराल जी। बट उसी के कुछ समय बाद आप देखेंगे क्या कौन आए, अटल बिहारी वाजपेयी जी। और जैसे ही वाजपेयी जी आए, आते ही उन्होंने क्या अनाउंस कर दिया, उन्होंने बोला कि भारत ने अपने आप को न्यूक्लियर देश घोषित कर दिया। यानी कि हमने 5 पटाखे, बड़े वाले पटाखे, देखो हमने एक पटाखा पहले भी बजाया था 74 में, जिसको हम लोग ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भी कहते हैं या फिर पोखरान 1 के नाम से जानते हैं। बट मैं बात कर रहा हूं पोखरान 2 की, कि पोखरान 1 में हमने लिमिटेड सक्सेस पाई थी। छोटा सा फुलझड़ी या आप कह सकते हैं छोटा सा एक इलेक्ट्रिक, वो नहीं होता बिजली बम, वो जलाया था। बट इस बार हमने 5 आलू बम, मोटे मोटे बड़े बड़े वाले बम जला के और यहाँ पे इस तरीके का प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर दिया कि पूरे के पूरे विश्व में अपना डंका बजा दिया, बता दिया कि भारत भी न्यूक्लियर देश है, भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। अब इसमें पूरा का पूरा टफ स्पॉट क्या है, टफ स्पॉट यहां पे आता है, ये जो P5 नेशंस हैं 19 देखो P5 नेशन 1969 के आसपास एक ट्रीटी लाते हैं जिसको बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। प्रोलिफरेट का मतलब होता है फैलाना, कि कोई भी अब फैलाएगा नहीं। क्या नहीं फैलाएगा, न्यूक्लियर नहीं फैलाएगा। कौन नहीं फैलाएगा, वो नेशन जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। कौन नेशंस, वही 5 P5, यानी कि रशिया के, फ्रांस, यूएसए और चाइना, क्योंकि चाइना ने भी 1964 में अपने आप को न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर देश घोषित कर दिया था। अब इसका मतलब यह है कि ये 5 अपने पास पावर्स रखते हैं। क्या पावर्स रखते हैं एनपीटी में, ये बोलते हैं कि भाई देखो सिंपल सी बात है, हम 1967 की एक डेट रखी, बोला 1967 से पहले पहले जिसने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया वो ठीक है, 1967 के बाद से कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता। मतलब आप बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर ले सकते हो, बट किस पर्पस के लिए नहीं ले सकते, बम बनाने के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि ये देश के लिए, विदेश के लिए खतरा हो सकता है, ह्यूमन पीस के लिए खतरा हो सकता है। और बोला कि हम लोग कितने समय तक रख सकते हैं, 25 साल रख सकते हैं, हम लोग 25 साल रख सकते हैं। मतलब 1994 तक ये लोगों ने रखा अपने पास, और 1994 में जब मीटिंग हुई इन्होंने बोला कि हम अब इनडेफिनाइट टाइम पीरियड तक रख सकते हैं। आज की डेट में ये P5 अपने पास रखते हैं और इन्होंने ग्रुप बनाया, बोला एक ट्रीटी साइन करी एनपीटी, और बोला कि इसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो, अब जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है वो दूसरी कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन नहीं देंगी या वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं करेंगी, हम प्रोलिफरेट नहीं कराएंगे न्यूक्लियर को, उसी को बोलते हैं एनपीटी ट्रीटी।
भारत का प्रोग्राम चल रहा था। भारत का प्रोग्राम क्यों चल रहा था दोस्तों? 64 में चाइना ने कर लिया, 62 में युद्ध लड़ा है उससे, और 64 में वो वेपन वाला देश बन गया है, न्यूक्लियर जैसा वेपन, जो हम लोग जापान में वर्ल्ड वॉर 2 में देख चुके हैं कितना घातक साबित हो सकता है। तो हमारे यहाँ तो रातों रात एक मिशन चालू करा गया, और 74 में हम लोगों ने पोखरान 1 कर दिया। कनाडा से हम लोग लेते थे, किस पर्पस के लिए लेते थे? सिविल पर्पस के लिए। उसमें से थोड़ा सा, जैसे आपने देखा होगा, तो एक दूध वाला होता है, पूरे दूध में से थोड़ा सा है ना दूध निकाल के पानी मिला देता है, हम भी ऐसे ही करते थे, सारा लेते थे सिविल पर्पस के लिए, थोड़ा 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 निकालते रहते थे, जो कनाडा हमें बिजली बनाने के लिए देता था, और थोड़ा सा ही लिमिटेड हमने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करके दिखा दिया विश्व को। और उसी के बाद अगले साल एनएसजी आया, यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप आया 1975 में। और ये एनएसजी की फॉर्मेशन क्या हुई? एनएसजी ने ये बोला कि अब ये यूएसए के लेड था ग्रुप, और इसने बोला कि ये सारी कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो अब किसी और को तब तक न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर सिविल पर्पस के लिए भी नहीं देगा, जब तक वो व्यक्ति एनएसजी का मेंबर ना बन जाए। तो आप ऐसा समझो, 1975 के बाद एक ग्रुप बन गया, और उस ग्रुप का अगर मैं मेंबर नहीं हूं तो मुझे कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी किसी भी नेशन के पास और किसी भी नेशन से, और मुझे कोई भी सिविल पर्पस यानी बिजली बनाने के लिए भी मुझे कहीं से आपको ये न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर चीज नहीं मिलेगी। बिजली बनाने के लिए भी मुझे न्यूक्लियर नहीं मिल सकता, वेपन तो बहुत दूर की बात है, वेपन तो अलाउड ही नहीं करा गया। अब कहानी के अंदर ट्विस्ट ये आता है कि अगर आपको एनएसजी का मेंबर बनना है तो एनपीटी साइन करना पड़ेगा। एनपीटी साइन करने का मतलब ये है कि जितने भी आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं, मिलिट्री वाले जो एरिया हैं, उनको आप खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। किसके सामने तबाह कर देंगे? आईएईए के ऑफिशियल्स के सामने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसको बोलते हैं एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व के अंदर न्यूक्लियर शांति चाहता है। बोला कि हम अपने ऑफिशियल्स भेजेंगे, उनके सामने आप अपने सारे के सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह कर दो और एनएसजी का मेंबर बन जाओ। एनएसजी का मेंबर बनोगे तो सिविल पर्पस यानी बिजली बनाने के लिए हम आपको न्यूक्लियर दे देंगे। भारत ने कहा भाई एक बात, पूरा केस मुझे समझ में आ गया, मुझे इतना सा बता दो, तुम 5 क्यों रख सकते हो? अगर आप चाहते हैं न्यूक्लियर खत्म करना तो हम सब खत्म कर देते हैं, और मैं तो इसी के साथ हूं। मैं तो नॉन वायलेंट देश हूं, बुद्धा का देश हूं, गांधी जी का देश हूं, तो भैया मैं तो सबसे पहले आऊंगा इसमें। आई लव पीस, बट आप 5 रख सकते हैं और कोई और नहीं रख सकता, ये बात की शर्त पे हम हाँ नहीं करेंगे। और इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं करा और हम पे सैंक्शंस लगाए गए। फिर 1998 में जब हम फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर स्टेट बन गए हैं, तब आप देखेंगे कि यूएसए ने फिर से हम पे सैंक्शंस लगाने की बात करी, बोला कोई भी इनसे ट्रेड नहीं करेगा, एकदम से इनको आइसोलेट कर दिया जाए। और वहां पर फ्रांस ने हमारे को या हमारी दोस्ती निभाई। फ्रांस ने जब P5 यानी परमानेंट 5 जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सदस्य हैं, यही 5 परमानेंट 5 भी माने जाते हैं, इन 5 में आप देखेंगे कि रशिया और फ्रांस, ये तीनों हमारी साइड थे। यानी कि उस समय फ्रांस ने हमारा साथ दिया। फ्रांस ने बोला कि यार देखो ऐसा है, ये उनका पर्सनल मैटर है, मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा। मतलब फ्रांस ने अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑफ 1998 को भी निभाया और उसका प्रमाण दिया। कब? जब हम पे सैंक्शंस यूएसए के द्वारा थोपे जा रहे थे, फ्रांस ने हमारी मदद करी, वीटो डाला, और यही बात पर सारी की सारी बात करी जाती है। जब रशिया ने भी वीटो डाला, तो मतलब ये हमारे वो दोस्त हैं जो पुराने मित्र हैं और समय पर काम आए हैं, यही ऑथर बता रही हैं। फिर वो बोलती हैं फिलॉसफी बिहाइंड द रिलेशनशिप। आप एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, बस मैं आपको क्रक्स बता देता हूं इस पूरे के पूरे आर्टिकल का क्या है। इस पूरे के पूरे आर्टिकल को अगर आप देखेंगे तो वो बता रहे हैं कि हमारा जो रिलेशनशिप है ना, 3 चीजों पर बेस्ड है, 3 पॉइंट्स पर बेस्ड है, यानी 3 पिलर्स पर बेस्ड है। ये 3 पिलर्स कौन कौन से हैं? देखो, पहला नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। नेक्स्ट, देखो सबसे पहला जो हमारा एक काम है, या मैं आपको ये भी बोल सकता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर या पिलर जो है, जो आज तक फॉलो हो रहा है फ्रांस के साथ, वो क्या है? नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स। यानी कि कुछ भी हमारे यहाँ होता है, फ्रांस उस पर कमेंटबाजी नहीं करता है, उस पर फालतू के डायलॉग्स नहीं देता है, वो हम लोगों को कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी नहीं करता है। वो कहता है ये आपका इंटरनल अफेयर मैटर है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जैसे उरी स्ट्राइक हुआ तो उन्होंने कहा ये इंटरनल अफेयर्स मैटर है, किसका इंटरनल या बायलेटरल इशू है, इंडिया पाकिस्तान का, आई विल नॉट कमेंट। बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, उसने कहा आई विल नॉट कमेंट।
और यहीं पे ऑथर कई सारी चीजें बता रहे हैं, कह रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हाल ही में आप देखेंगे भारत के अंदर या जब ये बोला जा रहा है कि हाल ही में आप देखिए फ्रांस के अंदर एक रायट चल रहा है, रायट इन द सेंस कि फ्रांस के अंदर आप जानते होंगे कि एक बच्चे की मौत हो गई थी, उसके ऊपर पूरा का पूरा विवाद चल रहा है, गोली से मार दिया गया था उसे, और उसी विवाद पर एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है और मोदी जी फिर भी गए। इसका मतलब भारत और फ्रांस के जो रिश्ते हैं ना, वो हम दोनों एक दूसरे को उनके इंटरनल अफेयर्स के प्रिज्म से नहीं नापते हैं। सेम चीज उन्होंने भी बोली, उन्होंने बोला कि यार देखो फ्रांस ऐसा नहीं है भारत में कभी कुछ हुआ नहीं, भारत में भी बहुत सारे इंटरनल अफेयर्स के इश्यूज रहे हैं, समय समय पर इश्यूज रहे हैं, और वही ऑथर भी बताती हैं कि कई सारे इश्यूज रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, उसके बाद वो आए थे, फ्रांस ने अपनी विजिट नहीं छोड़ी, फ्रांस घर आए, हमारे से मिले और मिल करके गए। उसने कहा ये बात इस बात को शो करता है कि फ्रांस हमको हमारे इंटरनल अफेयर से जज नहीं करता, ना ही हमको एक तरफ खींचने की कोशिश करता है। देखो ये वो दोस्त है आपका जिसको आपके पर्सनल अफेयर्स मैटर से कोई लेना देना नहीं है। तू मेरे साथ दोस्ती अच्छी रखता है, मैं तेरे साथ दोस्ती अच्छी रखता हूं, बट कोई भी अंदर की क्या आपके घर में क्या चल रहा है, क्या आपकी मम्मी ने उसको डांटा है या पिताजी ने डांटा है, इन सारे मैटर्स के कोई लेना देना नहीं है। कि आपके घर में अशांति है तो मैं जा करके भड़काऊं, कोई लेना देना नहीं है। सेम इंडिया का है, सेम फ्रांस का है, और दोनों के आइडियल्स यहां पे मिलते हैं। दूसरा, हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी देते हैं दोनों एक दूसरे को, यानी ये वो दोस्त है जो आपको बोलने का अधिकार देता है, सोचने का अधिकार देता है, आप कहां जॉब करते हैं, किस दोस्त से अपनी दोस्ती रखते हैं, हमें इस बात से चिढ़ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अगर तू मेरा दोस्त है तो मेरा ही दोस्त रहेगा, इस तरीके की मेरी भावना नहीं है। ऐसे ही फ्रांस हमको कभी भी पुल नहीं करता है। पुल का मतलब क्या है, यहां पे कभी भी फ्रांस हमें ये नहीं बोलता है कि आप इधर साइड लो या उधर साइड लो, हमें टाइट स्पॉट में नहीं फंसाता है, हमारे साथ खड़ा रहता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है आईआर के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। देखिए आईआर को समझने के लिए आप अपने व्यक्तित्व या व्यक्तिगत जो भी आप इंडिविजुअली कुछ भी करते हैं वही सब आईआर का भी पोर्शन बन जाता है। अब मैं आपसे बोलता हूं कि आपका एक दोस्त है जो हर बार एक साइड लेने को आपको मजबूर कर दे, यानी कि यूएसए हमसे कहता है या तो रशिया या हम। अब हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्योंकि दोनों ही हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये आपको ये बात समझनी पड़ेगी, यहाँ पे फ्रांस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। अब फ्रांस का रोल इंपॉर्टेंट इसलिए बताया गया है, जैसे यूक्रेन वॉर, यहाँ पे क्या बोला आप जानते हैं, भारत ने पर्टिकुलरली रशिया यूक्रेन वॉर पे किसी का भी समर्थन नहीं किया है, बल्कि ये बोला है दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, ये वॉर खत्म हो जाना चाहिए, पीस आ जानी चाहिए। हमने पीस का समर्थन किया है, बट हमने कभी भी पब्लिकली या हमारे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने पब्लिकली रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया है दोस्तों। ये नहीं बोला है कि रशिया गलत है, रशिया बेवकूफ़ है, या रशिया को ये सब नहीं करना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने बिल्कुल नहीं बोला है। बल्कि कहीं ना कहीं हम लोग उनका साथ देते हुए दिख जाते हैं, हम उनसे कॉपरेट कर रहे हैं। आज हम उनसे तेल ले रहे हैं, हम उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ कॉपरेट कर रहा है। रशिया और जो आपका इंडिया है रूबल एग्रीमेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो रशिया की साइड ज़्यादा है। और इस वॉर में तो वेस्ट या G7 कंट्रीज जो ये बोल रही हैं कि भाई फटाफट से आप क्या करिए, इनसे हटिए, या फिर आप अपने जो रिसोर्सेज हैं वहां से हटा करके अपने मिसाइल रिसोर्सेज, स्पेस रिसोर्सेज हम प्रोवाइड कर देंगे, आप रशिया का साथ छोड़ दो। फ्रांस ने एक बार भी नहीं, फ्रांस ने ये बात समझी कि भारत का या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है ये इनका इंटरनल अफेयर मैटर है, यानी कि ये इनका अपना मुद्दा है, ये इनकी अपनी पहचान है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी देते हैं दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को, और यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात बोली गई है कि भारत और फ्रांस के जो रिश्ते हैं वो 1998 से ऐसे ही हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनर, दोनों एक दूसरे के हित में ही हमेशा सोचते आए हैं। चलिए PS3 साइंस एंड टेक से इसको आप रिलेट करिएगा। अ पुश फॉर GM मस्टर्ड डिसरिगार्डिंग साइंस। अब देखो इसको आप एग्रीकल्चर से भी लिंक कर सकते हैं, बोथ साइंस एंड टेक एंड एग्रीकल्चर। अनिकेत जी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ऑथर हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड डेमोक्रेसी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया के बुक के ऑथर भी हैं, और वही ये आर्टिकल लिखते हैं। पहले तो मैं आपको आर्टिकल बता देता हूं क्या बोला जा रहा है, और उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूं कि क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। A determined battle by environmentalists in the Supreme Court of India against the Delhi University's genetically modified herbicide tolerant mustard is all that stands between GM food and Indian farmers and एक लड़ाई चल रही,
यानी कि एक विवाद चल रहा है। विवाद किस चीज का चल रहा है? एक क्रॉप है जिसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, यानी कि सरसों। और वो जो सरसों है उसको बोला गया है हर्बिसाइड टॉलरेंट, हर्बिसाइड यानी HT, हर्बिसाइड टॉलरेंट। ऐसा करके एक नया क्रॉप आया है, यानी एक नया बीज निकाला गया है। और ये बात की ऊपर विवाद हो रहा है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर सरकार है वो ये कह रही है कि इस मस्टर्ड को, यानी कि मस्टर्ड HT को, हर्बिसाइड टॉलरेंट को जल्द से जल्द अप्रूव करके खेतों में लगाया जाए और इससे हाई यील्ड निकाली जाए, यानी कि इससे पैदावार जो बढ़ने वाली है उससे आप अच्छा या फ्रूट्स बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, फार्मर्स अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं और यहां से वेलफेयर होने वाला है। एक तरफ एनवायरमेंटलिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, ऐसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो आर्टिकल लिख रहे हैं, वो ये कहते हैं कि भाई देखो एसटी वाला जो मस्टर्ड है उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को सरकार दूर नहीं कर रहा है बल्कि इन क्वेश्चंस को अवॉइड कर रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार हमको सारी की सारी क्लैरिफिकेशन दे, अगर आप इसको लगा रहे हैं उससे पहले हमारी कुछ कंसर्न्स हैं उनको दूर करें। सरकार इस कंसर्न को दूर नहीं कर रहा है और अब ऑथर लास्ट में ये बोलते हैं कि इसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट को भी मिसलीड कर रहे हैं, फालतू की चीजों को बता करके काम की बातें नहीं बता रहे हैं। दे डू नॉट वांट कि वो जो कंसर्न्स हम लोग उठा रहे हैं उस पर कोई डिस्कशन हो। इसका मतलब डेमोक्रेसी का जो बेसिक फीचर है डिस्कशन, वहां से आप पर्दा हटा रहे हैं, वहां से आप उसको आप अप्लाई ही नहीं करना चाहते हैं। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल का जिस्ट है। अब बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। देखो दोस्तों, यह है एक सेल, आप जानते हैं इस सेल के अंदर क्या होता है, आप जानते हैं एक होता है न्यूक्लियस और सेल के अंदर एक पोर्शन और होता है, आप जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया। मैं एनिमल सेल की बात कर रहा हूं वैसे दोस्तों, इट इज नॉट अ प्लांट सेल। प्लांट सेल में तो 3 जगह होता है, बट हाँ अभी यहाँ पे एनिमल सेल की बात हो रही है। एक एनिमल सेल में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि डीएनए मटेरियल, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जानते होंगे आप डीएनए, आरएनए, तो मैं बात कर रहा हूं डीएनए मटेरियल। या फिर अगर मैं आपको और आसान भाषा में बोलूं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां पे स्टोर्ड होती है, यानी कि जो बाल का कलर आपका आया है वो एक जीन्स के द्वारा आपको मिला है, हेरिडिटी में मिला है। आप किस तरीके से दिखते हैं, हम कहते हैं कि आप बिल्कुल अपनी मम्मी पे गए हैं, आप बिल्कुल अपने पापा के जैसे रिजेंबल करते हैं। ये सब क्या है, जेनेटिक्स हैं जो हमारे ट्रांसफर होती आई हैं। या मैं आपसे ये बोल सकता हूं जो नाक आपके ऊपर आज आपके फेस पे लगी है, यही नाक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मॉडिफाई होते होते या इसके जीन्स आपके कई पुश्तैनी या फिर दसों साल हजारों साल पुराने आपके जो पूर्वज हैं उन्हीं की देन है। ये जीन्स आगे बढ़ते जाते हैं। बट अब यहाँ पे सवाल ये उठाया जा रहा है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है, जिस तरीके से हम दिखते हैं या हम कोई भी हमारा एट्रीब्यूट होता है, फिजिकल हो, ये सारे एट्रीब्यूट्स कहाँ से निकलते हैं, जेनेटिकली इंफॉर्मेशन स्टोर्ड कहाँ होती है? एक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और न्यूक्लियस में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कम होती है, न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा मानी जाती है, यानी 99% जो आपका डीएनए या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो एक न्यूक्लियस के अंदर होती है। अब मैं बोलता हूं न्यूक्लियस को मैं थोड़ा सा जूम इन करके देखता हूं, थोड़ा सा और जूम इन अगर मैं करके देखूं इसको, तो मुझे पता चलेगा कि वहां पे क्या है, क्रोमोसोम्स। अब आप जानते होंगे देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ज्यादा या कम होते हैं तो उसकी वजह से जेनेटिक डिसइंफॉर्मेशन हो जाती है या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट हाँ, क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर इस क्रोमोसोम को अगर मैं और खोल दूं तो देखो, इसको मैं खोलता जा रहा हूं और फाइनली अगर मैं किसी चीज पे अराइव करता हूं, यानी कि मैं और जूम इन करके देखता हूं, तो मुझे इस तरीके का कहीं पे एक स्ट्रक्चर दिखेगा। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। इस तरीके का आपको पैटर्न दिखेगा। इसी चीज को जब मैं आपको बोलता हूं कि मैं पूरे के पूरे डीएनए को लाइन कर दूं और उसको खोल दूं, इसको बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम मींस द एंटायर डीएनए।
सारे के सारे डीएनए या सारे के सारा जो जहां से हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर मैं उसको इस तरीके से जूम इन करके खोल दूं तो इसको बोलते हैं जीनोम को सीक्वेंस कर दिया आपने, उसका सारा का सारा सीक्वेंस पता कर लिया। अभी किस चीज का सीक्वेंस पता कर लिया? देखो इस पर्टिकुलर एक चीज को, ये जो होता है एक पोर्शन, इसको बोलते हैं जीन। बहुत सारे जीन्स को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो जीनोम। सारे जीनोम में क्या होता है? आपका सारा का सारा डीएनए यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। अब मैं आपसे ये बात बोलता हूं कि ये जो एक जीन होता है इसके अंदर भी देयर आर बेस पेयर्स। पढ़ेंगे आप, जब आप साइंस एंड टेक कवर करेंगे तब आप ये भी कवर करते हैं कि देयर आर सर्टेन बेस पेयर। जैसे आप जानते होंगे एडेनाइन, थाइनाइन, है ना, साइटो, तो देयर आर ATCG, आपने पढ़ा होगा, इस ग्रुप्स में लगे होते हैं ये, करेक्ट। तो दीज आर दी पेयर्स, बेस पेयर्स होते हैं यहां पे। तो एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से मैंने निकाला पूरा का पूरा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को मैंने पूरा का पूरा सीक्वेंस किया, पूरे क्रोमोसोम्स या सारा का सारा डीएनए को सीक्वेंस करने को बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। उस जीनोम सीक्वेंसिंग में पर्टिकुलर जिस मैं कंपोनेंट की बात कर रहा हूं या जिस बेस पेयर को देख रहा हूं उसको बोलेंगे जीन। अब देखिएगा ध्यान से, आपको जीन तो बात समझ में आ गई है। अब मैं आपको दो एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा क्या बोला जा रहा है यहां पे। चलिए दोस्तों, देखिए दिस इज प्लांट 1, दिस इज प्लांट 2, ये दोनों प्लांट्स हैं। ध्यान से सुनते चलिएगा, ये दोनों प्लांट्स हैं और इन दोनों प्लांट्स को मैंने ऑब्जर्व किया, यानी एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और पता लगाया कि जो ये प्लांट 1 है इसके ऊपर हर बार पेस्ट अटैक होता है। हो सकता है इसके ऊपर हर बार एक फंगस लगता है, कोई डिसीज लगती है, इसकी जो पैदावार है यानी ईल्ड है वो बहुत कम है। यू गेटिंग माई पॉइंट? हमने एक प्लांट लिया, उसका पूरा का जो ना जीनोम को सीक्वेंस करके पढ़ा, जब स्टडी करा तो पता चला ये वाला जो प्लांट है इसके अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं और उसको फिर हमने सीक्वेंस करके लगा लिया। अच्छा, ये वाला प्लांट जो है प्लांट 2, हमने देखा कि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, इस पे कोई फंगस नहीं लगता, इस पे कोई पेस्ट नहीं लगता, इसकी ईल्ड बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा है जो प्लांट 1 के अंदर नहीं मौजूद है, जबकि ये दोनों एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू अ सेम स्पीशीज, बट स्टिल ये जो है अलग है, ये वाली वैरायटी अलग है। अब साइंटिस्ट ने दोनों को जब सीक्वेंस करा तो पता चला कि भाई जो ये वाला डीएनए है ना, ये वाला या ये वाला जो जीन है, पर्टिकुलरली इस वाले जीन की बात कर रहा हूं मैं, ये जीन एक्स्ट्रा है इसके अंदर, प्लांट 2 के अंदर, जो प्लांट 1 में मिसिंग है। प्लांट 1 में इट इज मिसिंग, इट इज ओनली एप्लीकेबल या इट इज ओनली इन प्लांट 2। अब बात ये हो रही है, अगर ये प्लांट 2 में है तो अगर किसी तरीके से ये प्लांट 1 में भी आ जाए तो इस प्लांट की जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं, पेस्ट अटैक, फंगस अटैक, कोई डिसीज अटैक या ईल्ड की प्रॉब्लम, ये सभी खत्म हो जाएंगी। इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स प्लांट 2 के हैं वो प्लांट 1 में आ जाएंगे। अब आपको क्या चाहिए दोस्तों? सिंपल सी बात है, आपको ये वाला जो जीन है इसको कट करना है यहां से। अब आप बोलेंगे कट कैसे करना है? भाई किसी भी चीज को कट करने के लिए आपको सीजर चाहिए होती है, और वही सीजर को साइंस में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। तो यहां पे मॉलिक्यूलर सीजर काम आती है। अब आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर सीजर का कोई वो बताइए, कोई टेक्निक बताइए, तो मैं आपको बोलूंगा आपने बहुत अच्छे से कई बार सुना होगा क्रिस्पर Cas9 प्रोटीन। तो क्रिस्पर Cas9 जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके आप इस वाले डीएनए को कट कर सकते हैं और इस वाले डीएनए को इस वाले प्लांट 1 के पूरे जीनोम में ऐड कर सकते हैं, और फिर इससे मिलने वाला जो सीड आएगा या प्लांट आएगा या फ्यूचर में जो भी वेरिएशंस होंगी वो सभी वो होंगी जिसपे ना तो कोई पेस्ट लगेगा, ना कोई अटैक होगा, ना कोई डिसीज होगी। यानी ये वाला कट करके आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं इधर। यू कैन इंसर्ट दिस एंड यू कैन कट दिस फ्रॉम हेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए, जब आपने इसके जीन्स में कुछ छेड़छाड़ करी, यानी इसकी जीन्स में कुछ मॉडिफिकेशंस करी, तो जीन्स में जब आपने इसकी मॉडिफिकेशन करी जिसकी वजह से ये बेटर हो गया है, यानी प्लांट 2 जैसा हो गया है, और ऐसे क्रॉप को हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, GM क्रॉप्स।
अब ऐसा ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कौन सा बनाया गया है? इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड हर्बिसाइड टॉलरेंट एचटी मस्टर्ड, यानी सरसों। सरसों के अंदर भी ऐसी चेंज करा गया है। क्या चेंज करा गया है वो समझ। सबसे पहले तो हर्बिसाइड क्या होता है वो समझ। हर्बिसाइड को बोलते हैं प्लांट किलर, यानी कि आपने एक चीज सुनी होगी वीड्स। वीड्स क्या होती हैं? अननेसेसरी एक्स्ट्रा। जैसे मान लो एक पेड़ लगाए, पेड़ के नीचे छोटी सी घास उगाई, छोटे छोटे पेड़ निकल आए, वो एक्चुअल में क्या करते हैं? अननेसेसरी जो रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल यूज किया जाता है बाय देम, इसकी वजह से जो ओरिजिनल प्लांट होता है वो ग्रोथ पे नहीं आ पाता है। उसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं? कुछ हर्बिसाइड्स, यानी कि एक प्लांट का सोल्यूशन होता है, एक्वस भी हो सकता है, पानी के अंदर भी डाला जा सकता है, स्प्रे भी किया जा सकता है, और आप उस प्लांट्स पे छिड़क दो तो वो प्लांट्स मर जाते हैं। कौन से प्लांट्स? एक्स्ट्रा प्लांट्स। तो बात क्या हो रही है? ये है मान लीजिए पूरा, और ये प्लांट है, और इस प्लांट के आसपास जो ये छोटे छोटे प्लांट्स और हैं, इनको खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा? हर्बिसाइड का इस्तेमाल करूंगा, और ये सब खत्म हो जाएंगे यहाँ से। बट इसमें एक और प्रॉब्लम है, जब मैं हर्बिसाइड छिड़कता हूँ तो सेलेक्टिवली नहीं छिड़क पाता। इसकी वजह से क्या होता है? कुछ ऐसे पेड़ जो मुझे चाहिए होते हैं वो भी मर जाते हैं। अब उसी को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या बोला? भाई देखो, सिंपल सी बात है, मस्टर्ड यानी सरसों का पेड़ लगा लो। इस सरसों के पेड़ में अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान से देखना किस तरीके से। ये है मान लीजिए सरसों का पेड़, ये है मान लीजिए कॉटन का पेड़, और यहाँ पे है छोटी छोटी घासें। जस्ट एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मान लीजिए मैंने पूरे एरिया पर ड्रोन्स का इस्तेमाल करके हर्बिसाइड को छिड़क दिया। अब हर्बिसाइड को छिड़कने से फायदा यह है कि हो सकता है कॉटन वाला मर जाए या ये छोटे मोटे प्लांट्स मर जाएं, बट मस्टर्ड पे फर्क नहीं पड़ेगा। मस्टर्ड पे फर्क पता है क्यों नहीं पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि हम लोगों ने जो मस्टर्ड बनाया है ना, वो मस्टर्ड है हर्बिसाइड टॉलरेंट। टॉलरेंट का मतलब है वो ऐसे हर्बिसाइड्स को झेल सकता है, और उससे वो हर्बिसाइड लगाने के बावजूद भी वो मस्टर्ड खत्म नहीं होगा, मतलब वो किल नहीं होगा, यानी कि मतलब वो बर्बाद नहीं होगा। इस तरीके का जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करी हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि अब फार्मर सिर्फ एक ड्रोन्स का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा काम कर सकता है आसानी से, और उसको अब सेलेक्टिवली चूज करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे मुझे मारना है हर्बिसाइड, कहाँ नहीं मारना। पूरे के पूरे खेत पे मार दो, सारी एक्सेसिव जो है वीड्स वो खत्म हो जाएंगी, बट हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड जिंदा रहेगा, क्योंकि वो तो झेल जाएगा इस पूरे के पूरे हर्बिसाइड को। बट इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों। प्रॉब्लम क्या है? यू आर प्लेइंग विद द नेचर। जब आप जीन्स के अंदर छेड़छाड़ करते हैं तो यहाँ पे एथिकल इश्यूज आते हैं, यहाँ पर इंटीग्रल इश्यूज आते हैं, यहाँ पे साइंटिफिकल जो फाइंडिंग्स हैं, साइंटिफिक फाइंडिंग्स यहाँ पे प्रॉपर चाहिए। हम लोगों को ये प्रॉपर इसलिए चाहिए, देखिए नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेचर के साथ आप छेड़छाड़ कभी ना करें तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि मैं अगर आपसे बोलूं, यही जेनेटिक मॉडिफिकेशंस का एक असर हो सकता है कोविड। कल को हो सकता है साइंटिस्ट पढ़ रहे हो और किसी वजह से वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया और वो कोविड बन गया। तो आप समझ रहे हैं कितना घातक भी हो सकती है ये बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब व्हेन यू आर यूजिंग बायो मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड यूजिंग दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ टेक्नोलॉजी। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं ये खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। हेंस यहाँ पर एक कॉशन का या फिर यहाँ पे रुकने का प्रावधान होना चाहिए। अब इस पर भी जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं, ठीक है मान लिया जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, जीएक, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंतर्गत आता है। जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी, ये सबसे हेड हमारे यहाँ की कमिटी है जो सारे के सारे चीज़ों को चेक करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है या कमिटी है, ये हेड कमिटी है जो फाइनल अप्रूवल देता है किस चीज़ का, कि कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का इस्तेमाल कमर्शियल लेवल पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब बात ये बोली जा रही है कि भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जिसका नाम है बीटी कॉटन, उसका इस्तेमाल अलाउड है। अब दूसरा मस्टर्ड बनने वाला है, बट कॉटन हम जब इस्तेमाल कर चुके हैं तो हमें डरने की क्या बात है? मस्टर्ड में इतना क्यों घबरा रहे हैं हम लोग, और इतने आर्टिकल्स आ रहे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट, कई साइंटिस्ट, कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट इतना परेशान क्यों हो रहे हैं यार? इतनी क्या बड़ी प्रॉब्लम आ गई? दोस्तों प्रॉब्लम है इसमें, ध्यान से समझिएगा। कॉटन को आप खाते नहीं है, कॉटन को आप कंज्यूम नहीं करते हैं,
वो क्या है, एक नॉर्मली कमर्शियली वाइबल ऑप्शन बन गया है, बट आप कॉटन को खा नहीं रहे हैं, कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। आपकी बॉडी के साथ मस्टर्ड का रिएक्शन क्या होगा हमें ये नहीं पता। क्यों? क्योंकि मस्टर्ड को आप खाएंगे, आप कंज्यूम करेंगे मस्टर्ड से बना हुआ तेल। जब आप उसको खाएंगे, देखो हमारी बॉडी जब इतने सालों से अडेप्टेशन के प्रोसेस में आई है या इवोल्यूशन के प्रोसेस में आई है, वो पर्टिकुलर कुछ क्रॉप्स से अडेप्ट हो चुकी है। अब एक नया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जैसी हमारी बॉडी में जाएगा, उसका असर क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, किस तरीके से वो हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर्स को इंपैक्ट कर सकता है माइक्रो लेवल पे, वो नहीं पता हमें। सरकार से जब ये कॉज ऑफ कंसर्न रखा जा रहा है तो सरकार उसको आरटीआई के तहत मना कर देता है, कहता है भैया राइट टू इंफॉर्मेशन में जो सेक्शन 8 है वो कहता है पब्लिक इंटरेस्ट में मैं नहीं बताऊंगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉज ऑफ कंसर्न को दूर करना है। क्यों? क्योंकि हम कंज्यूम करने वाले हैं, एकमात्र चीज ऐसी नहीं है जो यहां पर पब्लिकली डोमेन में अवेलेबल है। अब आपसे मैं बोलता हूं कि इस जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड का सॉइल पर क्या इंपैक्ट होगा ये नहीं पता हमें। सॉइल पर क्या इंपैक्ट होगा, ह्यूमन बॉडी पे इंपैक्ट क्या होगा, आगे वाले जनरेशंस पे क्या इंपैक्ट होगा, रिप्रोडक्शन करते समय क्या इंपैक्ट होगा, कुछ नहीं पता है। तो ऐसे कंसर्न्स के ऊपर पूरा का पूरा आर्टिकल बताया गया है। और अनिकेत जी कह रहे हैं कि भैया देखो दिस इज हाई टाइम, आप सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ ना बनाएं। सुप्रीम कोर्ट अगर अलाउ कर देता है किसी भी वजह से, तो आने वाले समय में वो बोल रहे हैं फिर कॉटन, राइस, मेज, ऐसे कई सारे हैं और उन सब पर विदाउट एनी डिस्कशन ही सरकार अलाउ कर देगी। तो एक आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, आज मस्टर्ड पे डिस्कशन करना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई कुछ हो तो आप सोच समझ करके ही कर पाएं। दोस्तों ये वाला देख लीजिए एक बार, केस 3 इकोनॉमी, गवर्नमेंट ओपन्स पोर्टल टू रिफंड स्मॉल इन्वेस्टर्स ऑफ सहारा। दोस्तों सहारा कंपनी या सहारा ग्रुप किस पर्टिकुलर चीज पे फंसा था? सुब्रतो रॉय एक पॉन्जी के केस में फंसे थे, यानी कि आप पैसा दे दो और जल्द से जल्द मैं उस पैसे को डबल कर दूंगा, या फिर उस पैसे का रिटर्न्स बहुत हाई होगा, जिसमें उन्होंने स्मॉल सेविंग्स यानी छोटे छोटे लोगों से काफ़ी सारा उधार लिया, यानी कि सेविंग्स ली, बट 2008 के बाद से वो फ्रेश पैसा नहीं ले पाए। सुब्रतो रॉय का केस है, सहारा इंडिया केस, आप कभी भी जाके इस पे पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। बट हाँ, एक बात बोली जा रही है, ये केस इतना प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि कई सारे लोगों ने यहाँ पे धन लगाया था, इवन मैंने भी वहाँ पे या मेरे माता पिता ने भी वहाँ पे पैसा लगाया है, और वो पैसा हम लोगों को वापस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि दिवालिया घोषित कर दिया गया, यानी कि सुब्रतो रॉय को बोला कि भैया आप पे करो, उनके पास पैसा नहीं है, वो अपनी प्रॉपर्टीज को बेच रहे हैं धीरे धीरे, और तब से वो जेल में है। अभी फाइनली गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया एक पोर्टल जिसमें रिफंड करा जाएगा पैसा, जो पिछले 15-16 साल से फंसा पड़ा है पैसा, अब उसको फाइनली रिफंड करा जाएगा। अब देखिए फेज वाइज मैनर में होगा। फर्स्ट फेज में जिन लोगों का क्लेम 10,000 रुपये तक का है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मैक्सिमम जो सहारा को पैसे दिए थे 10,000 रुपये तक के दिए थे, अब उन लोगों को पैसा वापस मिल जाएगा। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आने वाले समय में धीरे धीरे सरकार इस बारे में सोच रही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, केस 2 गवर्नेंस, केस 3 हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप इससे रिलेट कर सकते हैं। इंडिया रिपोर्ट्स अ रिकॉर्ड 93% DPT3 इम्यूनाइजेशन कवरेज इन 2022। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि भारत ने ऑल टाइम ऑफ 93% का कवरेज कर लिया है, जो कि पहले से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 85% रिकॉर्ड हुआ था 2021 में। तो देखो 2021 में 85% कवरेज था इम्यूनाइजेशन का, यानी कि टीका लगाने की जो प्रक्रिया है या फिर इम्यूनाइज करने की जो प्रक्रिया है, अब आकर के वो कितनी हो चुकी है? आज आकर के वो 93% तक पहुंच चुका है। तो इट इज अ वेरी गुड थिंग। क्यों? WHO इस बात का प्रमाण देता हुए ये बोलता है कि DPT3 ये बहुत ही डेंजरस बीमारियां हैं। अभी हम देखेंगे क्या क्या बीमारियां हैं, बट ये बीमारियां बहुत डेंजरस हैं। अब वो डेंजरस क्या है देखिए, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, ये तीनों एक बीमारियां हैं, और बोला है कि ये बैक्टीरियल बीमारियां जो हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्म करती हैं, बट भारत ने ये कवरेज करके बहुत ही अच्छा काम किया है। अब इन्होंने देखो किस तरीके से बताया है। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ 0 डोज चिल्ड्रन, यानी कि वो बच्चे जिनको एक भी डोज नहीं मिला है वैक्सीन का। वैक्सीन जब आप जानते हैं बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए जब हम लोगों को इंजेक्ट करा जाता है, वैक्सीन दी जाती हैं, उस तरीके का
कितने बच्चे हैं जो नंबर ऑफ 0 डोज चिल्ड्रन पे हैं, यानी कि वो बोल रहे हैं हाफ हो चुके हैं, 2.3 मिलियन हो चुके हैं, पहले बहुत ज्यादा थे। तो ऐसे बच्चे जिनको एक भी डोज नहीं लगी है वैक्सीन की, वो बहुत कम हो चुके हैं, रिड्यूस हो चुके हैं। तरह ऐसे बच्चे जिनको एक डोज लगी है, मतलब पार्शियली वैक्सीनेटेड हैं, वो भी गिर चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि भारत के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है। इंप्रूवमेंट में सबसे ज्यादा जो इंप्रूवमेंट आई है वो किस वजह से आई है? इंडिया और इंडोनेशिया की वजह से सबसे ज्यादा यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। प्री पैंडेमिक में अलग लेवल था, बट पोस्ट पैंडेमिक हम लोग 93% तक कवर कर चुके हैं इन 3 इम्यूनाइजेशन को, यानी इन 3 टीका को। अब सबसे पहले बीमारियां देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए दोस्तों, डिप्थीरिया, टेटनस एंड पर्टुसिस वैक्सीन्स, व्हाट यू नीड टू नो, व्हाई गेट वैक्सीनेटेड। सबसे पहले क्यों वैक्सीनेटेड ही क्यों होना है हम लोगों को? तो देखिए, डिप्थीरिया, टेटनस एंड पर्टुसिस आर सीरियस डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। पहला जो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि या ये वायरल इन्फेक्शन है, पैरासिटिक इन्फेक्शन है, या फिर ये एक बैक्टीरिया कॉज करता है, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इट इज अ डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये तीनों बैक्टीरिया हैं। अच्छा, दूसरा जो आपसे पूछा जा सकता है, डिप्थीरिया और पर्टुसिस ये पर्सन टू पर्सन यानी कि कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, बट टेटनस इज नॉट अ कम्युनिकेबल। कल को किसी को टेटनस की बीमारी हो गई है, या टेटनस यानी इन्फेक्शन फैल गया है टेटनस वाला, तो आपको कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, किसी और को नहीं होगा। बट डिप्थीरिया और पर्टुसिस, इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि जब भी कोई खांसता है, इसको वूफिंग कफ अभी मैं आपको बताऊंगा, कोई खांस रहा है, छींक रहा है, या किसी भी वजह से अगर आपके इट इज कम्युनिकेबल थ्रू रेस्पिरेटरी यानी कि एयर पाथवेज से जा सकता है, या आपने इन्फेक्टेड एरिया को टच कर लिया और उसके बाद अगर आपने कोई खाने को खा लिया है या आपने सूंघ लिया, कुछ भी किसी भी वजह से, इट इज कम्युनिकेबल यानी कि पर्सन टू पर्सन पहुंच सकता है। बट टेटनस एंटर्स द बॉडी थ्रू कट्स और वुंड। हम बोलते हैं ना कि हमें लोहे से कुछ कट गया या फिर आज हमें चोट लग गई, तो टेटनस का इंजेक्शन लगा देते हैं इमीडिएटली, यानी कि कट और वुंड्स पर टेटनस फैलता है, वो इन्फेक्शन वहां फैलता है। अभी डिप्थीरिया के बारे में देख लीजिए क्या है। डिप्थीरिया कॉजेज अ थिक कवरिंग इन द बैक ऑफ अ थ्रोट। ये गले का इंफेक्शन है, सोरनेस इन दी थ्रोट आ जाता है, आप देखेंगे स्वॉलन ग्लैंड्स हो जाते हैं डिप्थीरिया के अंदर। इट कैन लीड टू ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, सांस लेने में समस्या हो जाती है, पैरालिसिस हो सकता है, हार्ट फेलियर और इवन डेथ, यानी कि मॉर्बिडिटी लेवल भी इसकी हाई है, मौत भी हो सकती है। तो ये बात याद रखिएगा, फैटल इन नेचर है, इट इज फेटल इन नेचर। चलिए टेटनस के बारे में देखिए। लॉक जॉ कॉज पेनफुल टाइटनिंग ऑफ द मसल्स। अभी मसल्स बहुत ज्यादा टाइट हो जाती हैं यूजुअली ऑल ओवर द बॉडी। इट कैन लीड टू लॉकिंग ऑफ द जॉ। आप देखते हैं जबड़ा नहीं हिला पाता है कोई, अगर आपका टेटनस का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल जाएगा तो आप बोल नहीं पाएंगे, ये हिल नहीं पाएगा जबड़ा, लॉकिंग ऑफ द जॉ बोलते हैं। सो द विक्टिम्स कैन नॉट ओपन हिज माउथ और स्वेलो, भाई बोल ही नहीं पाते, कुछ खा ही नहीं पाते, ये टेटनस का इन्फेक्शन है। इट कैन लीड टू डेथ इन अबाउट 1 आउट ऑफ दी 10 केसेस। अरे बाप रे। अब आप देखिए, कभी भी कल को कुछ भी हो, टेटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए। तभी आपसे डॉक्टर्स भी बोलते होंगे, या ये आप सुना भी होगा अपने घर में, 24 घंटे के अंदर आप इंजेक्शन लगा लीजिए टेटनस का, क्योंकि याद रखिएगा जो बीमारी टेटनस की होनी है या जितनी तेजी से वो फैलना है वो मिनिमम 24 घंटे में है। 24 घंटे बाद अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो एक्टिवली, मतलब ऐसा माना जाता है जनरली कि वो जो बैक्टीरिया है वो इनएक्टिव हो चुका है, मतलब वो कुछ नहीं करेगा। 24 घंटे के अंदर अंदर वो इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल सकता है, दैट इज वाई आपको टेटनस लगाना होता है। अच्छा, टॉक्साइड वैक्सीन होती है वो, मतलब कि आपको बार बार लगानी पड़ेगी। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार जीवन में टेटनस का लगा लिया उसके बाद आपकी पूरी की पूरी इम्यूनिटी रहती है पूरे जीवन भर, ऐसा नहीं होता है, हमेशा चोट के बाद लगाना होता है, थोड़े टाइम की इम्यूनिटी मिलती है उससे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए पर्टुसिस, इसको बोलते हैं वूफिंग कफ, कफिंग सो दैट इट इज हार्ड फॉर इन्फेंट्स टू ईट, ड्रिंक, ब्रीथ। These spells can last for weeks. It can lead to pneumonia, seizures, ब्रेन डैमेज, डेथ, कुछ भी हो सकती है। मतलब फेटिलिटी तीनों में है, ये याद रखिएगा, तीनों से मौत हो सकती है, और तीनों प्रिवेंटेबल भी हैं। कैसे? क्योंकि क्या चीज है हमारे पास? वैक्सीन। इसी की तो बात करी जा रही है, और इसी के लिए तो WHO ने बोला है 93% कवरेज कर दिया है भारत के अंदर, मतलब 100 में से 93 बच्चों को ये वैक्सीन लग चुकी है। यू कैन प्रिवेंट दीज वैक्सीन, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए, किसको ये TP3 वाली वैक्सीन लगवानी है? Children should get 5 doses of these vaccine, 1 dose at each of the following ages. 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 15 से 18 महीने में, 4 से 6 साल जब उनको पूरे हो जाते हैं तब ये लगाया जाता है।
ये याद रखिएगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है जो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। लेट अस कम बैक अगेन द न्यूज। हाँ जी, ये वाली न्यूज भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, यूके इज इलीगल माइग्रेशन बिल। अभी क्या बोला जा रहा है, यूके के अंदर एक प्रॉब्लम हो रही है, आप ध्यान से समझेगा। रेफ्यूजी क्राइसिस या फिर माइग्रेशन प्रॉब्लम। देखो, कई सारे लोग शरणा लेने कहाँ जा रहे हैं, शरणार्थी बनकर यूके के अंदर पहुंच जा रहे हैं। चलो मैं आपको बोलता हूं, मान लीजिए आज बांग्लादेश में, या आप इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, रोहिंग्या इशू। म्यांमार के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनको मार रहे हैं। जब वो मार रहे हैं तो वो भाग करके कहाँ जा रहे हैं, भाग करके भारत आ रहे हैं, क्योंकि आप अपनी नेबरिंग कंट्रीज या फिर जो एक सेफ कंट्री मानी जाती है उधर जाकर के शरणा ले लेते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जब वो भारत आ रहे हैं तो भारत में इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? कि भारत के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, यानी हर कंट्री के रिसोर्स लिमिटेड होते हैं। वहां पे माइग्रेशन का भी इशू हो जाए और पब्लिक आ जाए, हम 150 करोड़ की पॉपुलेशन पहले से है, इतनी पॉपुलेशन और आ जाएगी तो उनके खाना पीना, उनके राइट्स, उनकी जॉब्स वो उसी रिसोर्स में से तो लेंगे। मतलब कि जो हमारे लोग हैं उनके रिसोर्स कम हो गए, बल्कि बाहर वाले लोगों के रिसोर्स ज्यादा हो गए। अब आप देखेंगे कि यहीं पर यही प्रॉब्लम, सेम लेवल की प्रॉब्लम आपको यूके को फेस करने को मिल रही है। बाहर से लोग आ जाते हैं, यूके में शरणा ले रहे हैं, जिसकी वजह से यूके के रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। तो यूके ने कहा भैया इलीगल इमिग्रेशन बिल पास करते हैं, यानी एक ऐसा बिल जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, ऋषि सुनक जी के द्वारा लाया गया है। और यहां इस बिल के अंदर यह बोला जा रहा है, पहली चीज, कोई भी व्यक्ति जो इलीगली यूके के अंदर एंटर करेगा तो वहां के जो होम सेक्रेटरी हैं, ये उनकी जॉब है, ये उनको पावर्स दी जा रही हैं कि वो उन सभी इलीगल लोगों को डिपोर्ट कर देंगे। डिपोर्ट कहाँ कर देंगे? या तो उनके अपने देश में, और अगर वो अपने देश में नहीं जा सकते, मान लीजिए उनको खतरा है, तो एक तीसरे देश चूज करा गया है, और वो थर्ड पार्टी कौन सी है? रवांडा। रवांडा साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका के अंदर। तो अफ्रीका के अंदर एक देश है रवांडा। रवांडा के साथ इन्होंने डील साइन कर ली है। डील में क्या बोला है कि रवांडा के लोग, जो रवांडा की गवर्नमेंट है, वो वहां के जो रेफ्यूजीज हैं जो यूके में इलीगली आ रहे हैं वो अपने यहाँ रखवाएंगे रवांडा में। बदले में यूके की सरकार पैसा देगा उन रेफ्यूजीज को रखवाने के लिए। किसको? रवांडा की सरकार को। तो रवांडा की जो सरकार है वो तो बड़ी खुश है, वो कह रही है भैया हम वैसे ही थोड़े से गरीब देश हैं, आप हमें पैसा दो, हम उनको रख लेंगे, हमें कोई इशू नहीं है। यूके को ये मजा इस बात के लिए आ रहा है कि वहां के लोगों को अब प्रायोरिटी दी जाएगी हर एक चीज में। तीसरा पॉइंट इलीगल इमिग्रेशन में जो आपको पता होना चाहिए, ये पूरा का जो पूरा है, ये बिल को एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं स्मॉल बोट्स बिल। स्मॉल बोट्स बिल क्यों बोल रहे हैं? आप देखेंगे इंग्लिश चैनल, मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूं इंग्लिश चैनल। देखिए दोस्तों, ये आपका इंग्लैंड, ये पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम, और ये है इंग्लिश चैनल। कई सारे लोग क्या करते हैं, इस इंग्लिश चैनल से ना इलीगली आने की कोशिश करते हैं पानी के रास्ते, छोटी छोटी बोट्स में बैठते हैं। और देखो ऐसे कई सारे लोग हैं, जैसे बजरंगी भाईजान मूवी में आपने देखा होगा, है ना, बॉर्डर क्रॉस करा देते हैं। ऐसी तरीके से कई सारे लोग हैं जो यहाँ पे छोटी छोटी बोट से आते हैं और इधर आकर के आइलैंड्स पे या यहाँ पे जो कोस्ट लाइन है यहाँ पे आकर के इलीगली पहुंच जाते हैं, शरणा ले लेते हैं। अब इसी चीज के लिए यूके ये बिल लाया है। अब बात करते हैं थोड़े से और फैक्ट्स की जो किसी आपसे पूछ सकता है। देखो आपको ये लोकेशन याद रखनी पड़ेगी। अब लोकेशन क्या याद रखनी पड़ेगी कि इंग्लिश चैनल। अब ये इंग्लिश चैनल क्या करता है? अटलांटिक ओशन और नॉर्थ सी को कनेक्ट करने का एक काम करता है इंग्लिश चैनल। यहाँ से आपसे यूपीएससी एक सवाल पूछ सकता है कि इंग्लिश चैनल कहाँ पे लोकेटेड है। दूसरी चीज आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है, यूनाइटेड नेशन का रेफ्यूजी कन्वेंशन। देखो रेफ्यूजी जो प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत ज्यादा उभर के निकल के आई है, पहली बार नहीं है ये प्रॉब्लम, अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। रेफ्यूजी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब कोई भी कंट्रीज रेफ्यूजी को शरणा नहीं दे रही है। भारत ने तो शरणा दी, जैसे अफगानिस्तान में जैसी तालिबान आया तो कई सारे लोग अफगानिस्तान से उड़ करके, या फिर आपने देखा होगा कितने सारे दर्दनाक वहाँ पे हादसे भी हुए थे कि लोग जबरदस्ती कोशिश कर रहे थे प्लेन पे चढ़ने की और गिर गए, मर गए। ऐसा वाला केस हो रहा है और भारत अलाउ कर देता है। अब यूपीएससी आपसे पूछेगा यूनाइटेड नेशन का जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है वो क्या बोलता है। यूनाइटेड नेशन का रेफ्यूजी कन्वेंशन कहता है कोई भी रेफ्यूजी है उसके भी राइट्स हैं भाई।
ऐसा नहीं है, वो इंसान तो है, ह्यूमन तो है, उसके भी अधिकारों की बात करता है ये कन्वेंशन। और बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, कोई आपके शरण लेने आए आप उसको भगा दो, यू नो यू आर ट्रीटिंग देम वेरी बैडली, ऐसा नहीं चलेगा। तो के खिलाफ ये कन्वेंशन के ऊपर भी बातचीत उठ रही है, तभी ये न्यूज़ में है। अगर आपसे एक सवाल और पूछा जाए और उस सवाल में आपसे ये पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन का जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है, यानी कि 1951 वाला जो कन्वेंशन है, उसको क्या भारत ने साइन किया है, या फिर इस यूएन रेफ्यूजी का जो एडिशनल प्रोटोकॉल है 67 का, क्या भारत ने साइन किया है? जी नहीं, इंडिया हैज नॉट साइंड एनी रेफ्यूजी कन्वेंशन, और कोई भी कन्वेंशन हम लोगों ने साइन नहीं किया है। बट हम फिर भी शरणा दे देते हैं जस्ट आउट ऑफ आर बिहेवियर और आउट ऑफ आर कर्टसी और आर कल्चर। नहीं तो हम लोगों को कोई बाध्य नहीं है कि हम लोगों को उनको रखना ही रखना है। तो रेफ्यूजी कन्वेंशन भारत ने साइन नहीं करा है, ये वाला कन्वेंशन ध्यान से आप रखिएगा याद। इंडिया हैज नॉट साइंड एनी रेफ्यूजी कन्वेंशन टिल डेट। आज तक कोई भी कन्वेंशन हम लोगों ने नहीं किया। चलिए दोस्तों, फाइनल 2 न्यूज और इसी के साथ फिर हम खत्म करेंगे आज का सेशन। मॉनसून्स अनइवन मार्च कुड फ्यूल फूड इन्फ्लेशन कॉशन इकोनॉमिस्ट। देखिए क्या बोला जा रहा है, वो बोल रहे हैं मॉनसून अनइवन मार्च कुड फ्यूल। मॉनसून आया है और बोला जा रहा है इस आर्टिकल के अंदर कि मॉनसून बहुत अच्छा आया है, जबकि हम बोल रहे हैं पिछले कई सालों से ज़्यादा अच्छा मॉनसून आया, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बट अनइवन हुई है, कहीं पे बहुत ज़्यादा हुई है, कहीं पे बहुत कम हुई है। इसकी वजह से जो खारिफ की खेती है वो खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से एक बात याद रखिएगा, सप्लाई गिरने वाली है, यानी कि आने वाले समय में उतनी पैदावार नहीं होगी एग्रीकल्चर में। सप्लाई गिरने का मतलब हमेशा याद रखिएगा, किसी चीज़ की सप्लाई गिर जाए, देखो डिमांड और सप्लाई हमेशा बराबर होना चाहिए, यही इक्विलिब्रियम का नियम है। बट अगर सप्लाई गिर जाए, ज़रूरत से ज़्यादा सप्लाई गिर जाए, तो डिमांड और सप्लाई में गैप आ जाएगा, यानी कि एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन हो जाएगी कि लोग ज़्यादा मांगेंगे सामान को और सामान कम होगा, किससे? जो डिमांड है उससे बहुत कम सप्लाई होगी। तो सप्लाई विल बी वेरी लेस, डिमांड विल बी वेरी हाई। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, इस वाली कंडीशन में बोली लगेगी। देखो सप्लाई बहुत कम है, मार्केट के अंदर कुछ अवेलेबल ही नहीं है, और डिमांड बहुत सारे लोग कर रहे हैं उसकी, तो फिर क्या होगा? उस व्यक्ति को मिलेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का पैसा देगा। बट इस पूरी प्रोसीजर में क्या हो जाता है, प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, यानी इन्फ्लेशन हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। तो वो बोल रहे हैं कि जो आने वाले समय में इस मॉनसून की वजह से तबाही हुई है, या फिर ये जो एग्रीकल्चर आउटपुट गिरने वाला है या गिर चुका है, इसकी वजह से सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होने की वजह से एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन बन जाएगी, जिसकी वजह से प्राइसेस यानी इन्फ्लेशन या महंगाई हमें देखने को मिल सकती है। यही पूरा आर्टिकल आपको समझाना चाह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट टॉपिक आज का, PS3 इकोनॉमी। हिडनबर्ग ट्राइड टू टार्निश द ग्रुप्स इमेज अडानी। आप जानते होंगे अडानी हिडनबर्ग केस क्या है, मैं थोड़ा सा आपको इस पर डिस्कशन कर लेता हूं और एक बार बता देता हूं अडानी हिडनबर्ग केस क्या है। ये अडानी हिडनबर्ग जो पूरा का पूरा केस है, एक चीज पे टिका हुआ है कि हिडनबर्ग कंपनी क्या करती है। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए, हिडनबर्ग जो कंपनी है वो शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाती है। ये वाला वर्ड याद रखिएगा, यहीं से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, यानी कि एक ऐसी कंपनी है जिसका काम है कि वो शॉर्ट सेल करके पैसा कमाती है। अब ध्यान से समझिएगा किस तरीके से पैसा कमाती है, ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि हिडनबर्ग का क्या केस है। मैं पूरा का पूरा आज इसको क्लियर कर दूंगा आपके माइंड में। मान लीजिए एक ब्रोकर है, ये जो ब्रोकर है, इस ब्रोकर को हम बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति है जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बैठा है और इसको सेबी रेगुलेट करती है, यानी कि इट इज रेगुलेटेड बाय, ही इज रेगुलेटेड बाय सेबी। और ये वो व्यक्ति है, ब्रोकर का मतलब इसके पास क्या पड़े होंगे, इसके पास शेयर्स पड़े होंगे या फिर सिक्योरिटीज पड़ी होंगी, करेक्ट। शेयर्स या सिक्योरिटीज मतलब ये होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिसके थ्रू आप फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो शेयर्स और सिक्योरिटीज पड़े होंगे इस ब्रोकर से। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, इस ए व्यक्ति ने ये शेयर, कितना, एक शेयर बोरो किया। ध्यान से समझते चलिएगा, एक शेयर बोरो किया इस ए व्यक्ति ने, किस से, इस ब्रोकर से बोरो किया। आज जब ब्रोकर से बोरो किया तो उसकी कीमत कितनी है, उसकी कीमत है मान लीजिए 100 रुपए। 100 रुपए का एक शेयर है जब ए ने बोरो किया। बट जब ये बोरो किया ना दोस्तों, तो एक बात याद रखना, यहां पे ब्रोकर के साथ उसने एक डील साइन करी है। वो डील याद रखिएगा, डील बहुत इंपॉर्टेंट है, डील के ऊपर ही पैसा कमाएगा वो। डील क्या साइन करी है, उसने बोला है कि जब मैं आपसे ये वाला एक शेयर ले रहा हूं, बदले में मैं आपको ये रिटर्न की गारंटी भी देता हूं,
अगले 1 महीने के अंदर अंदर, यानी कि अगले 30 दिनों में मैं आपको ये शेयर वापस कर दूंगा। आई विल रिटर्न दिस शेयर टू यू, वापस कर दूंगा, है ना? अभी मुझे उधार पे दे दो। बट द पॉइंट, अभी आप मुझे बोरो का मतलब क्या, मैंने उधार पे ले लिया, उधार पे इसने इससे ले लिया, बट हाँ वादा करा है कि मैं आपको ये दूंगा। अब मुझे बताओ ब्रोकर ऐसा क्यों करेगा? ब्रोकर इस चीज का क्या लेता है? सिंपल, ब्रोकर इस फैसिलिटी का कमीशन लेता है। तो ब्रोकर का फायदा क्या होगा? वो अपना कमीशन ले लेगा, अपना कुछ प्रॉफिट कमा लेगा, बट हाँ इसी पूरी की पूरी डील में वो उधार लेगा और 30 महीने बाद का डील साइन करके निकल जाएगा। अब ध्यान से समझेगा, ये जो ए व्यक्ति है वो क्या करता है, मार्केट जाता है आज, और जब मार्केट जाता है तो मार्केट में जाके चेक करता है कि इस एक शेयर का दाम कितना है। कितना था? 100 रुपए था ना दोस्तों, अभी तो देखा हमने, एक शेयर का दाम है 100 रुपए मार्केट के अंदर। तो वो 100 रुपए में उस शेयर को एक्स पर्सन को, मिस्टर एक्स को बेच के निकल जाता है। ध्यान से समझते चलिए क्या है पूरा का पूरा गेम। ये मिस्टर एक्स को वो शेयर बेच देता है, एक शेयर, ये 100 रुपए मिल गए किसको? ए को, और एक्स के पास क्या आ गया? 1 शेयर। अच्छा, अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि मेरी जो कंपनी है, मेरी कंपनी का नाम है हिडनबर्ग। ए व्यक्ति कौन सी कंपनी को बिलोंग करता है? हिडनबर्ग। ध्यान से सुनिएगा, इस हिडनबर्ग का काम क्या है? इस हिडनबर्ग कंपनी का काम यह है कि सारी की सारी कंपनीज की या अलग अलग कंपनीज की बैलेंस शीट चेक करता है, ट्रायल एंड बैलेंस चेक करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स देखता है, पूरी की पूरी अकाउंट स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करता है और पता लगाता है कि क्या किसी कंपनी ने कोई धांधलेबाजी तो नहीं करी। अब ऐसा एक बार नहीं करा है, हिडनबर्ग ने कई बार कंपनीज को चेक करा है। अच्छा जी, अब मुझे यह बात पता चल गई है, क्या पता चल गई है? कि जिस कंपनी का मैंने शेयर लिया था वो कंपनी का नाम है अडानी। अडानी कंपनी का शेयर था 100 रुपए का। दोस्तों ध्यान से समझते चलो गेम क्या है। तो अडानी कंपनी का शेयर था जो मैंने मार्केट में बेच दिया था, और उससे 100 रुपए मेरी जेब में आज आ चुके हैं, और मेरी कंपनी है हिडनबर्ग। अब जो ए हिडनबर्ग कंपनी का वो मालिक है या जो बिलोंग करता है हिडनबर्ग से, उसने अडानी की पूरी एक रिसर्च करी, और रिसर्च में पाया कि अडानी के जो शेयर्स हैं वो ओवर इन्फ्लेटेड हैं, यानी कि अडानी के कुछ ना कुछ बैलेंस शीट में प्रॉब्लम्स हैं, झूठ बोल रहा है, ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं कंपनी कुछ ना कुछ घोटाला कर रही है, और मैंने पकड़ लिया। अब मैंने मार्केट के अंदर शेयर दे दिया है एक्स को, एक्स के पास है शेयर, मेरे पास है 100 रुपए। अब ध्यान से सुनना, अगले मॉर्निंग मैं उठूंगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारा का सारा डेटा जो मैंने पिछले 1 साल या 2 साल में इकट्ठा करा था अडानी से रिलेटेड, वो मार्केट में रिलीज कर दूंगा। जैसे ही मार्केट के अंदर वो नेगेटिव सेंटीमेंट डाल दूंगा, यानी कि वो गलत न्यूज डाल दूंगा, उससे प्रॉब्लम क्या आने वाली है? उससे प्रॉब्लम ये होने वाली है कि वहां पे जितने भी लोग हैं या जितने भी लोगों के पास वो शेयर्स हैं, अब वो शेयर को नहीं रोकना चाहते, अब वो अडानी के उन सारे शेयर्स को बेचना चाहते हैं, क्योंकि अडानी की बुक्स में प्रॉब्लम निकली है, तो हमें खतरा लगेगा कि भाई बेच के निकलो। तो जब एक्सेस सप्लाई हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा सप्लाई हो चुका है, डिमांड कोई नहीं कर रहा है, टमाटर पड़े हुए हैं मार्केट में बट कोई खरीद ही नहीं रहा, तो क्या होगा? सस्ता कर देगा टमाटर, हाँ या ना? इसी प्रोसेस से आप देखोगे जो 100 रुपए का शेयर, पहले एक शेयर की दाम 100 रुपए थी मार्केट में, और वो 100 रुपए जो अडानी या हिडनबर्ग के जेब में है, इस ए ग्रुप के जेब में है, आज की डेट में वही 100 रुपए का शेयर की वैल्यू हो गई है 50 रुपए। 50% रिडक्शन हो गया। क्यों? एक नेगेटिव न्यूज रिलीज करी है हिडनबर्ग यानी ए कंपनी ने। जैसी वो नेगेटिव न्यूज रिलीज हुई, दाम गए। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे 30 दिन बाद तो इसको शेयर देना है ना, मैंने वादा भी तो करा था, ये डील याद करो। तो मैं क्या करूंगा, वो 50 रुपए का शेयर खरीदूंगा एक, और ला करके इसको दे दूंगा ब्रोकर को। इस ब्रोकर को वही एक शेयर ला करके पकड़ा के मैं दे दूंगा। बट मैंने कितने का खरीदा? 50 रुपए का। पहले मैंने बेचा कितने का था? 100 रुपए का। देखो पहले मेरी जेब में थे 100 रुपए, फिर 50 रुपए मेरी जेब से माइनस हो गए, क्योंकि मैंने ये शेयर 50 का खरीदा। 50 रुपए का मैंने प्रॉफिट कमाया। जब मैं इस तरीके से प्रॉफिट कमाता हूं, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। ये है शॉर्ट सेलिंग का पूरा कंसेप्ट। 2 तरीके से पैसे कमाए जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट में। एक होता है शॉर्ट सेलिंग, यानी आप ये भरोसा रखते हैं कि आज नहीं फ्यूचर में किसी शेयर के दाम गिरने वाले हैं, तो आज आप ब्रोकर से लेके ये पूरे के पूरे प्रोसेस को चैनलाइज करते हैं। एक होता है लॉन्ग ऑन, होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब एक तरीका ये होता है शेयर्स पे कमाने का कि आज मेरा जो एक शेयर है 100 रुपए का है,
मैं आज इसको होल्ड करके रखूंगा कितने, अगले 10 सालों के लिए, कि मुझे ऐसा लगता है कि अडानी की कंपनी आगे फ्यूचर में बढ़ने वाली है। जैसे वो बढ़ेगी या वो प्रॉफिट कमाएगी तो कई सारे लोग चाहेंगे कि अडानी का शेयर खरीदें, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी अडानी के शेयर की। जब डिमांड बढ़ जाती है किसी भी चीज की और सप्लाई उतनी की उतनी या चेंज नहीं होती है तो प्राइस बढ़ जाता है। तो देखिए यही 100 रुपए की चीज आगे कुछ साल बाद 1000 रुपए की हो जाएगी, तब मैं बेच के पैसा कमाऊंगा। इसे बोलते हैं होल्ड ऑन। एक तरीका होता है प्रॉफिट कमाने का, शॉर्ट सेलिंग। तो क्या बोला गया, हिडनबर्ग कंपनी ने कुछ समय पहले बोला था कि अडानी के बुक्स में प्रॉब्लम है और वो शॉर्ट सेलिंग करेगा। अडानी ने कहा है कि ऐसी कुछ भी बात नहीं है और यही पूरी की पूरी रिपोर्ट है। हिडनबर्ग ट्राइड टू टार्निश द ग्रुप्स इमेज, बस हमारी इमेज खराब करने की पूरी प्रॉब्लम कोशिश करी, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। आई होप सो दोस्तों आपको क्लियर हुए होंगे कॉन्सेप्ट्स। एंड कोई भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चहल एकेडमी के करंट अफेयर्स को जाके फॉलो करिए। डेली करंट अफेयर्स हम लोग अपलोड करते हैं। क्विज सेक्शन में जाइए और सबमिट करके अपने आंसर्स को भी पढ़िए डिटेल। उसमें आपको द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जहां से भी सोर्स भी मौजूद होगा तो आपको पता चल जाएगा कहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आई होप सो इट वॉज अ रेलिवेंट सेशन। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो अगेन एट द सेम टाइम।